सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम जो है वो चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। सो दिस चैप्टर 10 इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, जिसको आज हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज हम बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर के अंदर, 3 to 4 क्लासेस लगेंगी चैप्टर 10 के अंदर। इसलिए लगेंगे चूँकि इसको थोड़ा सा हम स्लो डिस्कस हमें करना पड़ता है। रीज़न यही है कि ये चैप्टर कनेक्ट होता है बायोलॉजी के साथ, और जो भी स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो प्री इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। दैट्स वाई हम इसको 1 या 2 क्लास में हम कंप्लीट नहीं कर सकते इस चैप्टर को। हाँ, अगर सारे स्टूडेंट्स मेडिकल वाले बैठे हैं तो 1 क्लास काफ़ी है इस पूरे चैप्टर के लिए। लेकिन चूँकि होता यही है, दैट सी बात है कि केमिस्ट्री प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें इसको थोड़ा सा स्लोली और बड़े डिटेल में हम इस चैप्टर को डिस्कस करना पड़ता है। दैट्स वाई मैं बस एक टॉपिक आज डिस्कस करूँगा बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। और इस चैप्टर के अंदर आपको रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, जैसे बाकी चैप्टर्स में तो आपको रिएक्शंस मिल जाते हैं, इसमें रिएक्शंस भी नहीं मिलेंगे आपको ना। न्यूमेरिकल डेरिवेशन तो वैसे ही नहीं होने वाली है। तो जस्ट इसमें मेमोराइजेशन वाला चैप्टर है, ये याद करना है। सिंपल सी बात, अगर ये चीज़ बायोलॉजी से कनेक्टेड है तो एक बात तो कंफर्म होगी कि मेमोराइजेशन आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि बायोलॉजी में टोटल मेमोराइजेशन होती है, याद करना होता है चीज़ों को, फैक्ट्स को। ठीक है, तो वही चीज़ टोटल होने वाली है इसके अंदर। तो चैप्टर 10 हमारा है बायोकेमिस्ट्री। तो आपने क्लास 9th के अंदर एक ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, जिसमें से एक ब्रांच हमारे पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो 50% बायोलॉजी और 50% केमिस्ट्री है। बायो और केमिस्ट्री का जो है वो एक मिलाप है, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जब हमने जैसे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री आप कहते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री होती है, तो फर्स्ट ईयर की जो पूरी केमिस्ट्री थी वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन थी जो आपने पढ़ा था। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो होती है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, क्योंकि वो पूरा उसके अंदर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स अप्लाई हो रहा होता है। बायोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें फिज़िक्स नहीं इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर केमिस्ट्री और बायो इन्वॉल्व होती है। तो बायोलॉजी वालों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ये जो हमारा चैप्टर होता है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री असल में एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस एंड कर लिया है, तो जो चैप्टर 9 हमारा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। इसमें भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिखेगा, लेकिन ये एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल हमारा एंड हो गया, जो मेन पोर्शन था हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है, ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिंदा अजसाम में होते हैं, जैसे जानवरों में या पौधों में। तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इंसान की बॉडी या पौधों की बॉडी पूरी एक केमिकल प्लांट या केमिकल रिएक्टर की तरह होती है, जिसमें हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हर वक्त चलते रहते हैं, जिसको एक मेडिकल के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह जान सकता है कि कितने सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में एट अ टाइम चल रहे होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं लगता ऊपर से। तो उन रिएक्शंस को हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। वो तमाम रिएक्शंस जो कि बॉडी के अंदर चलते हैं, मेटाबॉलिज्म है, माइटोसिस है, मेयोसिस है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है, इसी तरह जिस तरह से ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ग्लूकोजेनोलाइसिस है, बहुत सारे प्रोसेस है जो हमारे पास चल रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, वो तो काफ़ी मुश्किल होता है। केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना बॉडी के अंदर जो चलते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइकिल्स बनते हैं उसके अंदर, ATP साइकिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। ठीक है, असल जो बायोकेमिस्ट्री है तो वो जाहिर सी बात है वो प्री इंजीनियरिंग वाले पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसी वजह से इसमें असल बायोकेमिस्ट्री डाला ही नहीं गया, बल्कि ऊपर से जस्ट सरसरी तौर पर कंपाउंड्स को कुछ डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, ताकि वो हर स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल दोनों के स्टूडेंट जो है उसको पढ़ पाएँ क्लासरूम के अंदर। तो हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है दैट इज़ ग़िज़ाइयत, ग़िज़ाइयत के बारे में पढ़ते हैं। ग़िज़ाइयत किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, डाइट जिसको हम कह सकते हैं। मतलब हम
हम जो है वो डाइट के थ्रू, अपने ग़िज़ा के थ्रू, अपने खुराक के थ्रू बहुत सारी ऐसी मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स को इनटेक करते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती है हमारी बॉडी की। उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पूरी एक अलग फील्ड होती है बीएससी न्यूट्रिशन के नाम से, न्यूट्रिशनिस्ट कहलाते हैं जिसको पढ़ते हैं न्यूट्रिशन को एग्जैक्टली। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? दोज कंपाउंड्स विच वी टेक थ्रू आवर डाइट, डाइट मतलब खाना पीना, एंड दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब वो खाने पीने की चीज़ें जो हम खाते हैं खुराक के थ्रू, और वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये आप जानते हैं, इजी, बहुत आसान सी बात कर रहा हूँ, उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना है, 4 न्यूट्रिएंट्स को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। भाई ये चैप्टर 4 न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना है जिसको कार्ब हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स को पढ़ना है, इसी तरह से लिपिड्स को पढ़ना है जिसमें फैट्स, ऑयल, वैक्सेस ये सारे आ जाएंगे। मिनरल्स को पढ़ना है उसके अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शनैलिटी सर अंजाम देता है। तो आज मैं आपको सिर्फ जो है वो कार्ब्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाऊँगा। ये 3 चीज़ों को पढ़ना आज की क्लास का मकसद नहीं है हमारे, ताकि हम थोड़ा स्लोली पढ़ें, इस चीज़ को समझ में आ जाए, हम एब्जॉर्ब कर सकें उसको। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, सबसे पहली बात तो दिस इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। हमारे डाइट का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है बच्चों, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो हमें मिलती है हमारे बॉडी में, तो वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। और भी चीज़ें हैं, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें बॉडी में प्रोवाइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है। रोटी, चावल, ये सबसे ज़्यादा जो हम इंटेक करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो स्टेपल कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे डाइट का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी, प्रोटीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। प्रोटीन सबसे अहम कंपोनेंट कहलाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोटीन ही देता है, लेकिन अब बहुत अहम होता है। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो प्रोटीन की है। लिपिड्स जो है ना, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देते, लेकिन इंस्टेंट देते हैं, तेज़। सबसे कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, लिपिड्स फ़ौरन से बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहलाता है। तो वो अलग अलग है, सबके काम है। तो मेन कंपोनेंट तो हम इसी को कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो कैलोरी हमें ऑब्टेन होता है दिन भर में, वो कार्बोहाइड्रेट से होता है, जो हम इनटेक सुबह शाम दिन हर वक्त जब भी खाना खाते हैं हम इनटेक करते हैं उसको। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहा जाता है? कौन से कंपाउंड से, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये 2 वर्ड से निकला है बेटा, कार्बो से निकला है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब तो हो गया कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, पानी। तो और पानी के अंदर आपको पता है क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें होती हैं, है ना भाई। तो जैसे इसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें। अच्छा, ये 3 चीज़ें तो बाकी अल्कोहल में भी आपको मिलेंगी। ये 3 चीज़ आपको एल्डिहाइड में भी मिलेंगी, कीटोन में भी मिलेंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगी। वो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि वो तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। मान लिया ग्लूकोज वगैरह में होता है, लेकिन बाकी भी तो चीज़ें हैं जिसमें CHO होता है। तो इसकी अलग डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये मैंने यहाँ पर लिखी है ब्लैक मार्कर से, कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स विद एन एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये होती है कार्बोहाइड्रेट की एक्चुअल डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड के जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हमारे पास मौजूद होते हैं, और कम से कम उसके अंदर और एक एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास कीटोन या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो और बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद हों, तो उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, और साथ में बहुत सारे हमारे पास इसके अंदर जो है वो OH ग्रुप मिलते हैं। समझ में आ गया? दिस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विथ 1 एल्डिहाइड ग्रुप, दैट्स वाई दिस कंप्लीट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट, वैसे हज़ारों तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसी तरह से आप फ्रक्टोज को जब आप चेक करेंगे तो उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपको मिल रहा है COR, और ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो मल्टीपल OH ग्रुप्स हो और कम से कम एक OH वो कार्बो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये 1 लाइन की 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो याद रखनी है।
अब टाइप समझ में आ रही बात यहाँ तक? बहुत बेसिक बताऊंगा ताकि इंजीनियरिंग वालों को भी परेशानी ना हो कि सर ये क्या इतनी मुश्किल चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के होते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास टोटल 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पुरानी बुक में 3 टाइप लिखे हुए थे, न्यू बुक में 4 टाइप्स कर दिए गए, तो हम 4 न्यू बुक के एतबार से 4 टाइप्स लिख रहे हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सैकेराइड का जो वर्ड निकला है वो सैकरम से निकला है। सैकेराइड है ना, सैकेराइड। सैकेराइड का जो वर्ड निकला है हमारे पास वो निकला है सैकरम से, और सैकरम का मतलब होता है शुगर, शक्कर या चीनी। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब हो गया यहाँ पर 1, डाई का मतलब यहाँ पर हो गया 2, ओलिगो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फ्यू या थोड़ा सा, मतलब ग्रेटर देन 3 ये कह सकते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारा। तो ये मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली ये सारे वर्ड आ रहे हैं। इसके बाद सबके बाद सैकेराइड आ रहे हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक करके इन चारों को डिस्कस करना है, बस हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, बस समझ में आ रही है? तो सबसे पहले देखो मैंने अलग अलग हेडिंग डाली, मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। ठीक है, तो बस इन्हीं को डिस्कस किया हुआ है मैंने बोर्ड पे। बाकी लास्ट में इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो ये हो जाएगा कंप्लीट हमारा। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिखा है ताकि आप ज़्यादा लंबा याद नहीं करना पड़े, क्योंकि अक्सर चीज़ें हमने पढ़ ली। अब ये वो चीज़ें जो MCQs के लिए हम करेंगे ज़्यादातर, क्या पता आप सिर्फ MCQs निकालें उसको याद ना करें पूरी तरह से। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि आपने इतना चैप्टर 9 तक पढ़ लिया कि उससे पेपर आपको पूरा निकल जाने वाला है, सेक्शन B और C। MCQs के लिहाज से फिर हम कुछ और चीज़ें देख ले रहे हैं, क्योंकि वैसे 9 चैप्टर पढ़ लिया तो कुछ तो सवाल निकलेगा ना उससे, और वो सारे मेन चैप्टर्स हैं जो हमने शुरू में पढ़ लिए, जिससे ज़्यादा पेपर में सवाल आने वाले 90% तक। बाकी इसका कोई सवाल आता भी है तो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स हो। लेकिन MCQs में चूँकि फंसते हैं तो MCQs के लिए मैं चैप्टर 13 तक जाना पड़ता है, कोने बिल्कुल एंड तक। ठीक है, ताकि एक भी MCQs ऐसा ना हो जो आपको किसी से पूछना पड़े, बल्कि आप खुद से कर सकें। इस तरह से आप पढ़ लें चीज़ों को, कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, जाहिर सी बात है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और आप एक MCQs भी नहीं पूछ पाने की चीज़ है, तो वो भी आपको करने की सलाहियत हो, ऐसे आप पढ़ के चले जाएं। ठीक है, तो अब आते हैं मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो मोनोसैकेराइड्स किसे कहा जाता है? तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक जो एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, सिंपल शुगर। तो इन्हीं को मोनोसैकेराइड कहते हैं। इन्हीं को कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं सिंपल शुगर भी लिखते हैं, कुछ किताबों में लिखा होता है, पुरानी बुक में लिखा होता है इसको सिंपल शुगर, सादा शुगर। तो दे डोंट डिकम्पोज ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या मतलब हो गया कि जब इसको पानी में डाला जाएगा, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, ये फर्दर ये सिंपलेस्ट शुगर ऑफ यूनिट्स होते हैं। मतलब इनको और ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। पानी भी जब हम किसी चीज़ को डालते हैं तो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ये वाटर में डालने पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। ये एक ही सिंपल शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, पानी में डालने पर ये और ज़्यादा सिंपल पार्ट में डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो दे आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड, जो सिंगल यूनिट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इसके अंदर हमारे पास हो सकता है जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज हैं, और भी होते हैं। ये सारे हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होते हैं, उनके ख़ास हमारे पास जो है वो एक सफिक्स आता है, और वो सफिक्स क्या आता है? OSE, ओस। तो ओस इसका सफिक्स हमारे पास आ रहा होता है। ओस से क्या मुराद है? जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं तो एंड में OSE, ओस लिखाएगा इसके एंड में। जैसे हम देख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो जब भी OSE, ओस आएगा तो उसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होगा, ओस जब आता है। ठीक है, तो जितने भी आज हम कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे उन सब के एंड में हम देखेंगे कि ओस लिखा हुआ होगा, OSE, ओस लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सारे हमारे पास मोनोसैकेराइड होते हैं, क्योंकि इन सबको पानी में डालने पर ही और ज़्यादा फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिकम्पोज नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हमने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, ग्लूकोज को हमने पानी में डाला, वाटर में ऐड किया, तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब और फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ज़्यादा डिकम्पोज डिसोसिएट नहीं हो सकता। तो ये ग्लूकोज ही रहेगा पानी में डालने पर, दैट्स कोई रिएक्शन नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज़ अ मोनोसैकेराइड। अच्छा, मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? CnH2nOn। इस जनरल फार्मूले पे लिखाते हैं। n हमारे पास क्या? n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। n की वैल्यू कम से कम हम 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर 4, 5, फिर आगे बढ़ेगा। जो है कार्बोहाइड्रेट में कम से कम हमारे पास जो है वो 3 कार्बन एटम हमारे पास कम से कम मिनिमम हमारे पास होने चाहिए। 3 से कम कार्बन पे जो है ना वो हम कार्बोहाइड्रेट जनरेट नहीं कर सकते।
कम से कम 3 कार्बन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो लेट्स से कि अगर मान लेते हैं कि एक एल्डिहाइड में बना रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये एक कार्बन तो यहाँ लग गया, फिर ये हमने 2 कार्बन ले लिया, एक में एक OH और दूसरे में दूसरा OH ले लिया, ठीक है। तो ये अगर हमने ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया तो देखो कम से ये पॉलीहाइड्रोक्सी हुआ, मिनिमम पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कम से कम एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो, 2 OH ग्रुप आ गया और एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो कम से कम 3 कार्बन तो आएंगे ना भाई। 2 या 1 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, कम से कम 3 कार्बन। तो n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होकर 4, 5 जितना भी जा सकता है। अब n की वैल्यू रखते जाए, नया नया यहाँ पर आपका मोनोसैकेराइड बनता रहेगा, सिंपल शुगर बनता रहेगा। अब n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे ना तो C3H6O3 आ जाएगा। 4 रखेंगे अगर हम n की वैल्यू तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C4H8O4 आ जाएगा। 5 रखेंगे तो C5H10O5, 6 रखेंगे तो C6H12O6 जो बड़ा मशहूर है, ठीक है। तो इस तरह के जनरल फॉर्मूले पे ये बनता है। अच्छा, अब इनमें ना अगर 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइओस। 4 कार्बन वाला है तो टेट्रोस, 5 कार्बन वाला है तो पेंटोस, 6 कार्बन वाला तो हेक्सोस, ठीक है। तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरह से चलता है, ठीक है। अब जैसे कि अब ट्राइओस के लिहाज से क्या हमारे पास है, C3H6O3 जिसका नाम हमारे पास तो ये स्ट्रक्चर है। देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो तो 1 2 3 4 5 6 है, और ऑक्सीजन देखो तो 1 2 3 है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया ना, दिस इज कॉल्ड ग्लेसर एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास कहलाता है ग्लेसर एल्डिहाइड। तो ग्लेसर एल्डिहाइड जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होता है, तो मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया ग्लेसर एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका बना हुआ, ठीक है। बोर्ड पे जगह नहीं थी, मैंने यहीं पर बनाया जस्ट, ठीक है। इसी तरह से टेट्रोस होगा, पेंटोस 5 कार्बन वाला, C5H10O5 ये बड़ा मशहूर है। इस शुगर का नाम क्या होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड राइबोस। ये राइबोस शुगर होता है, बायोलॉजी में बहुत पढ़ते हैं उसको, DNA RNA में मौजूद होता है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोस शुगर से कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ DNA या RNA होता है ये, अगर आपने पढ़ा है। लेकिन हम इस चैप्टर में DNA RNA को डिस्कस नहीं करते हैं, ये टोटल बायोलॉजी की स्ट्रीम है ये, ठीक है, जिसके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जनरेट करना पड़ता है बायोकेमिस्ट्री को, उसको पढ़ने से पहले। तो राइबोस बस ये पता होना चाहिए कि राइबोस इसका एक बड़ा मशहूर है, ये पेंटोस शुगर होता है, ये मोनोसैकेराइड है, ठीक है। हेक्सोस तो पता ही होता है सबको, 9 क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। हेक्सोस शुगर हमारे पास C6H12O6 होता है जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो सकता है, दोनों आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, पता है सबको, सेम फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर सिर्फ हमारे पास डिफरेंट आता है। अब स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट आता है, ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है बेटा, एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। नीचे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है सबको, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है। दैट्स वाई ये एल्डोहेक्सोस है, ये कीटोहेक्सोस है। इससे पहले भी बनाया था, याद आ रहा है सबको। अच्छा, फ्रक्टोज के बारे में याद रखना है कि फ्रक्टोज जो है वो कहाँ मौजूद होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है फ्रूट्स में और हनी में, मतलब फलों में होता है ये, और शहद में जो है ना वो हमारे पास जो है वो फ्रक्टोज होता है, फ्रूट्स में, हनी में, शहद में, फलों में। और MCQs में आएगा तो बताना है कि इट इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। पूछा जाएगा सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है तमाम कार्बोहाइड्रेट में, तो सबसे ज़्यादा मिठास जो होती है वो फ्रक्टोज के अंदर होती है। फलों की मिठास और शहद की मिठास जो होती है ना, वो इसी फ्रक्टोज की वजह से उसके अंदर आती है। तो फ्रक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड हनी, मतलब फल और शहद में मौजूद होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया इस चीज़ के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको मैं डिटेल में नहीं बात करूँगा, अगरचे बुक में बना हुआ है बट पेपर में नहीं आस्क किया जाता, कि दे आल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर बना हुआ है, वर्टिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, कार्बन की चेन ओपन है दोनों में। अच्छा, ये कार्बन की चेन क्लोज भी हो सकती है, क्लोज चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हमारे पास क्या होता है बेटा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को बना सकते हैं। और बुक में बना हुआ भी होगा, लेकिन आपको बनाना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सीखना पड़ता है, वो एक टाइम सेकिंग होता है वो, ठीक है। तो मैं उसको नहीं बता रहा, बस आपको याद रखना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो MCQs में पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, साइक्लिक ग्लूकोज भी हो सकता है, साइक्लिक फ्रक्टोज भी हो सकता है। साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरानोस। पायरानोस होते हैं और वो हेक्सागोन रिंग होती है, मतलब उसके अंदर 6 कार्बन जो होता है ना, हेक्सागोन की सूरत में अटैच होता है, ठीक है, हेक्सागोन जैसी रिंग बनी होती है। और साइक्लिक फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्यूरानोस, क्योंकि फ्यूरान मतलब इसके अंदर 5 कार्बन पेंटागोन के स्ट्रक्चर में होते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमें बनाना आना चाहिए, काम आता है ये। इसके साथ इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होती है।
अब जो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 6 कार्बन होते हैं जो हेक्सागोन की सूरत में होते हैं, लेकिन जो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 5 कार्बन होते हैं, उसको पायरानोज फ्यूरानोज कहा जाता है। बात समझ में आ गई? बनाना नहीं है उसको, ठीक है, तो रीज़न नहीं है, मतलब अगर आ भी गया बनाने के लिए ना तो हम उस सवाल को छोड़ देंगे। अगर ऐसा कोई शॉर्ट में आ गया कि भाई ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर, वैसे आएगा नहीं, 99.9% चांस है नहीं आने वाला। अगर आ गया 0.1% पॉसिबिलिटी में तो हम वैसे भी चॉइस में छोड़ देंगे उसको, ठीक है। चलो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको बनाना, हमने इतना पहले ही पढ़ लिया कि हमें ज़रूरत नहीं है हम आगे और कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ें जिससे मुश्किल है और बिला वजह उसमें टाइम वेस्ट करें। पीछे की चीज़ों को रिवाइज करें, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा काम आएगा वो हमारे लिए, ठीक है। तो बस ये चीज़ याद रखें कि MCQs में पूछ सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का क्या कहलाता है, पायरानोज कहलाता है। कितने मेंबर्ड रिंग होती है, बोलते हैं 6 मेंबर्ड रिंग होती है, हेक्सागोन है ना। तो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है भाई, तो फ्यूरानोज कहलाता है। F से फ्रक्टोज, F से फ्यूरानोज, इस तरह याद रख लें। और 5 कार्बन की पेंटागोनल रिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है बात समझ में आ गई? कोई मसला है यहाँ तक? क्लियर है? ओके। अच्छा एक और चीज़ देखिए बेटा, नॉर्मल, अच्छा ये ग्लूकोज जो है ना वो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, हमारी ब्लड में मौजूद होता है, जिसको मैं बताऊंगा आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस में बताऊंगा, इस पॉइंट को अभी नहीं बता रहा, अभी थोड़ा मैं इंपॉर्टेंस को बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी फिलहाल मैं स्ट्रक्चर्स वगैरह पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली बात बाद में बताता हूँ। अब आते हैं डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड समझ में आ गया सबको, सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड क्या होगा बेटा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होगा। तो डाइसैकेराइड इज इक्वल टू, डाइसैकेराइड में क्या होगा, 2 मोनोसैकेराइड होंगे, दिस इज अ मोनोसैकेराइड प्लस अनदर मोनोसैकेराइड। मतलब 2 मोनोसैकेराइड जब मिल जाते हैं तो सूरत में क्या होता है, एक डाइसैकेराइड बनता है। तो क्या होता है, दे डिकम्पोज इनटू 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इनको जब पानी में डाला जाएगा तो ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में ब्रेक हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। मतलब ये सिंपल शुगर नहीं है अब ये थोड़ा सा कंपाउंड बने हुए, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं ये, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइसैकेराइड्स। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल सक्रोज, जो चीनी होते हैं जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं चाय में डालने के लिए, C12H22O11, तो ये हमारे पास जो है वो डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। इसी तरह से लैक्टोज, जिसको आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में, मिल्क शुगर इसको कहा जाता है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। इसी तरह से माल्टोज, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक डाइसैकेराइड होता है। 3 बड़े और भी होते हैं, 3 मशहूर है, तो तीनों का नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। सक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये तीनों हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं। अब किस किस से मिलकर बनते हैं ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अब जो ये सक्रोज होता है ना, सक्रोज हमारे पास, जैसे मान लेते हैं सक्रोज है, ठीक है। अब अगर मैं सक्रोज की बात करूँ तो सक्रोज जो है वो असल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये 2 चीज़ों से मिलकर हमारे पास बनता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट इस तरह से चीज़ें होती हैं। जैसे सक्रोज है, अब सक्रोज को जब हम पानी में डालेंगे, सक्रोज को जब हमने हाइड्रोलिसिस की, जब इसको वाटर में ऐड किया गया तो क्या होगा, ये सक्रोज जो है ना डिकम्पोज हो जाएगा 2 सिंपल शुगर यूनिट में। इसमें एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और एक हमारे पास ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो C6H12 से 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए, दैट्स वाई ये सक्रोज हमारे पास एक डाइसैकेराइड है। देखो ये इसको पानी में डाला था, ग्लूकोज को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब इसको पानी में डाला तो 2 सिंपल शुगर में टूट गया, दैट्स वाई ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड हमारे पास कहलाएगा और 2 सिंपल शुगर यूनिट से बना है, ठीक है। और दोनों कौन से, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है। अच्छा अगर यही काम अगर हम माल्टोज के लिए अगर हम करें ना, अगर ये काम अगर माल्टोज के लिए करें तो माल्टोज को अगर पानी में डाला जाएगा, माल्टोज का भी सेम यही फार्मूला होता है, C12H22O11। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसमें लिखूँ कि C12H22O11, तो ये माल्टोज का बेटा, माल्टोज का भी सेम यही फार्मूला होता है। अगर माल्टोज को अगर हम वाटर में ऐड करें, पानी में ऐड करें, तो क्या होगा कि ये भी हमारे पास 2 सिंपल शुगर यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी डाइसैकेराइड है। लेकिन ये क्या बनेगा बेटा, इसमें माल्टोज के अंदर क्या होता है कि दोनों हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के यूनिट तैयार होते हैं। तो माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है, जबकि जो सक्रोज होता है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जबकि लैक्टोज जो हमारे पास होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये 2 अलग अलग शुगर से मिलकर बनता है। तो तीनों है डाइसैकेराइड, तीनों में ग्लूकोज होता है, लेकिन इसमें सक्रोज में क्या याद रखना है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज में क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, और ये माल्टोज में क्या होता है हमारे पास, 2 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। सही है, तो इसको याद रखें, ये आपके लिए क्या काम आएगा। अच्छा कोई मसला नहीं, फॉर्मूला तो सही बन रहा है ना,
देखो C12 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, हाइड्रोजन 22 और 2 24 हुआ, 12 12 24 हो गया, ऑक्सीजन 11 और 1 12 हो गया, तो 6 और 6 12 हो गया। ये बैलेंस चाहिए ओवरऑल, तभी तो उसको बोल रहे हैं 2 यूनिट से मिलकर बन जाए एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लें आप, इधर सेम हो रहा है बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह सक्रोज और माल्टोज ये भी हमारे पास आइसोमर से देखा जाए तो, क्योंकि फॉर्मूला सेम है दोनों का, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इसका, क्योंकि इसके अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है, तो वो हमारे पास क्या था, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आर बॉन्डेड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टू फॉर्म डाइसैकेराइड। तो किस तरह से मोनोसैकेराइड जुड़कर डाइसैकेराइड बनाते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ऐसा करते हैं। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, OCO बॉन्ड हमारे पास जो ये होता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक तो हमारे पास बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईथर लिंकेज ना, ईथर में क्या होता है, COC, ऐसे ही होता है ना भाई, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन अटैच होते हैं। ये इसका उल्टा इनवर्स है ये इसका, कि इसमें कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन अटैच होता है, समझ गया। तो ईथर लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में फर्क होता है। ईथर लिंकेज में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इधर उधर पर रेडिकल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, इधर उधर पर ऑक्सीजन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से क्या होता है बेटा, सारे जो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर वो डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये बना रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि सर ये जुड़ते हैं कैसे आपस में, तो ये जुड़ते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब वो बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, आपको याद नहीं रखना है। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो हम यही बता सकते हैं कि द बॉन्ड बाय विच मोनोसैकेराइड्स आर बॉन्डेड टू फॉर्म डाइसैकेराइड, देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इट इज OCO बॉन्ड, OCO बॉन्ड होता है जिसमें कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन होता है। बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको बनाया जाता है, तो वो हम इसको नहीं देखेंगे ना, इसकी जरूरत है आपको। बात समझ में आ गई। डाइसैकेराइड किससे कहते हैं, दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, पानी में डालने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं, और सबके इसमें सारे जो हमारे पास डाइसैकेराइड जितने भी होते हैं हमारे पास, उन सबका फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, C12H22O11। चाहे सक्रोज हो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे माल्टोज हो, सबका फॉर्मूला हमारे पास यही निकलता है, C12H22O11। ठीक है, 2 सक्रोज दिखा दिया, माल्टोज दिखा दिया, फॉर्मूला सेम लग रहा है आपको, कोई मसला क्लियर है बात यहाँ तक, सबको समझ में आ रही है, इंजीनियरिंग वाले खास तौर पर समझ में आ रहे हैं ना भाई। ठीक है, क्या बात हो रही है, क्योंकि अभी मैंने बायो स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक फिलहाल कुछ भी, तो मैं ऐसे एक बेसिक केमिस्ट्री बता रहा हूँ अभी तो देखा जाए तो। ओलिगोसैकेराइड बायो में स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस में जाकर, तो मैं थोड़ी बायोलॉजी की टच यहाँ पर आना शुरू देंगे। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड किसे कहेंगे, ओलिगो एक ग्रीक वर्ड है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, थोड़ा सा। ठीक है, तो ओलिगो मैंने बता दिया कि ओलिगो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्यू, मतलब मोर देन 3, 3 से ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है बेटा, ओलिगोसैकेराइड में 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स उसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल याद रख लेंगे, जैसे कि कैस्टोस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैस्टोस। अब कैस्टोस जो है ना, देखो ओस सब में ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब कैस्टोस जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो कैस्टोस में 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, और मतलब 2 फ्रक्टोज और 1 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड कैस्टोस। एक होता है मेलिजिटोस, तो मेलिजिटोस क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज, जबकि ऊपर क्या है, 2 फ्रक्टोज और 1 ग्लूकोज। और ये दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो कौन से सैकेराइड कहलाएंगे, दे आर ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स कह सकते हैं इनको, क्योंकि 3 है, चाहे 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट बुक में सिंपल लिखा हुआ है, मैं भी सिंपल बात आपको बता रहा हूँ कि 3 शुगर यूनिट जब भी मिल जाए तो वो हमारे पास ट्राइसैकेराइड या उसको ओलिगोसैकेराइड भी कह सकते हैं। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 तक ही हो सकते हैं। ठीक है, वो फिर टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, वो आगे चलता रहेगा वो। ठीक है, कैस्टोस और मेलिजिटोस, ये 2 बुक में नाम लिखे हुए हैं, तो उसको याद रख लीजिए। इसमें कौन से 3 सिंपल शुगर, इसमें कौन से 3 हमारे पास सिंपल शुगर यूनिट जुड़े हुए हैं, तो दे आर नोन एज। इसको पानी में डालने पर इन पार्ट्स में ये जो हमारे पास बेटा क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो इनको ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। क्लियर है, बस इसके अलावा और कुछ बातें, बस ये बातें इसमें ओलिगोसैकेराइड की बुक में इतना ही लिखा हुआ, इसके बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ। क्लियर है, तो क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले भी जो बात हम चल रहे हैं थोड़ा सा रिपीट करें उसको। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। मोनोसैकेराइड जिसको पानी में डालो तो सिर्फ एक किसी भी पार्ट में डिकम्पोज ना हो, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये एग्जाम्पल्स मैंने बता दी। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी हो सकता है और भी हो सकता है, राइबोस भी है। इसी तरह से डाइसैकेराइड क्या है, वाटर में डालने पर 2 सिंपल शुगर यूनिट में डिकम्पोज हो जाए, जिसमें 3 एग्जाम्पल याद रखनी है। लैक्टोज याद रखना है, और इसके अलावा हमारे पास सक्रोज और माल्टोज याद रखना है। ये याद रखें कि सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर मुश्तमिल है। ठीक है,
और माल्टोज 2 ग्लूकोज पर मुश्तमिल है, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये 2 अलग अलग मोनोसेक्राइड्स हैं, इन पर मुश्तमिल है। ठीक है। ट्राइसेक्राइड्स क्या होते हैं, या जिनको हम ओलिगोसेक्राइड्स कह सकते हैं, जिनमें 3 से 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। जैसे उसमें मैंने एक आपको बता दिया, केस्टोस एक बताया है और एक मेलिजिटोस कहा है। ठीक है, दैट इज मेलिजिटोस। अब ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आ गया हमारे पास। याद कर लेना, थोड़ा सा मेमोराइजेशन चाहिए, बस मेमोरी पावर चाहिए। बायो वाले तो उससे बहुत कुछ याद करते हैं इसके अलावा, लेकिन इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सा याद करने से थोड़ा दूर भागते हैं, तो थोड़ा सा याद करना पड़ता है उसको। मतलब बायो वाले तो पूरे चैप्टर में यही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करना कोई मसला नहीं, इंजीनियरिंग वालों से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा, बस अब खत्म। आप बाकी कुछ बातें नहीं है, पॉलीसेकेराइड की बात सिर्फ करेंगे। पेपर में इसमें शॉर्ट नोट आता है, असल में शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट, तो ये बताएंगे। लेकिन मैं एमसीक्यूज वाइज बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट के लिहाज से भी इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एमसीक्यूज कहीं से भी पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। पॉलीसेकेराइड में पोली का मतलब क्या होता है, कुछ पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नथिंग। पॉलीसेकेराइड में पोली का मतलब क्या होता है बेटा? पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, मैनी मतलब ग्रेटर देन 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। अब इनको पानी में डालोगे तो 10 से ज़्यादा, क्या पता 10,000 के करीब शुगर यूनिट्स में ये ब्रेक हो जाएं। दे आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, लास्ट टाइप होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो सेलुलोज इसके एग्जाम्पल है, स्टार्च, ग्लाइकोजिन, ये हमारे पास बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजिन हो गया, ये हमारे पास सारे दे आर पॉलीसेकेराइड्स। जैसे इनको पानी में डालेंगे, जैसे स्टार्च ले लिया हमने, मिसाल के तौर पे स्टार्च ले लिया। स्टार्च किसे कहते हैं? जो पोटैटो में होता है, या फिर राइस में, वीट में, चावल में, आटे में, सब में स्टार्च होता है। निशास्ता जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसी को उर्दू में हम लोग बोलते हैं निशास्ता। ठीक है, तो स्टार्च, बिहारी में उसको हम लोग बोलते हैं माड़। माड़ देखा है कभी? मतलब नहीं पता, चावल का पानी, चावल का पानी नहीं पता, माड़ कहते हैं उसको, नहीं पता है? पता है, अटल बिहारी नहीं हो ना तुम लोग। ओके तो कहने का मकसद है कि जो चावल का पानी जो है, चावल को पसाया जाता है तो उसका जो पानी निकलता है, कभी कभार उसको पिया भी जाता है ना, बीमारी में उसको पिलाते हैं एनर्जी के लिए। हम लोग उसको गटर में बहा देते हैं वैसे, नाली में। एंड दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ राइस, यू नो। जो एनर्जेटिक कंपोनेंट आपको पता है कि वो माड़ी ही होता है उसका, जो चावल का पानी है, वही हम लोग पे, जो कचरा जो हमारे पास होता है ना, जो कुछ नहीं रफेज है, वो हम लोग खा जाते हैं चावल में। ऐसे ही होता है ना, सुना होगा आपने। हाँ, गीला चावल इंसान खाए तो चल, कुछ गीला चावल को खाता नहीं है, उसको हम लोग अपने बिहारी में बोलते हैं गुलहत, गुलहती चावल। ठीक है, तो वो चावल कोई नहीं खाता है ना, अजीब सा होता है। बंगाली वगैरह खाते हैं उसको, है भात बोलते हैं उसको, बंगाली में उसको भात बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग खाते हैं बिल्कुल फरेरा, फरेरा चावल, अलग अलग दाने बिल्कुल, है ना। अलग अलग दाना करने के लिए उसमें सारा स्टार्च निकालना पड़ता है, तो चिपके नहीं उसके अंदर, और उसके बाद बचता कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वही कहलाता है बेटा स्टार्च, चावल का आपको स्टार्च लिखना। ठीक है, तो अक्सर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि रियल लाइफ से भी जोड़े जरा क्या चीज़ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टार्च जो है ना, उसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, और N लिखा हुआ होता है। N से मुराद ये एक पॉलीमर होता है, चूंकि दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। जितने भी हमारे पास बेटा पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मतलब होता है बिग, बड़े। एक वर्ड होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जैसे, और मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किसे कहा जाता है भाई? जिसमें 10 से ज्यादा हमारे पास जो है वो कार्बन एटम्स हमारे पास होंगे, जैसे कि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं। अब इनमें क्या होता है? दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल, ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनते हैं, तो उनका मोनोमर क्या होता है? इनका मोनोमर होता है ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर ये बनते हैं। जैसे आप देखो स्टार्च है, स्टार्च को अब जब आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? NC6H12O6। N से मुराद क्या होता है यहाँ पर? लार्ज नंबर। एक लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा, जो थाउजेंड्स की तादाद में हो सकता है या मिलियंस की तादाद में भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास बिलियंस ऑफ या थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जो है मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं, जिनको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। दे आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। अब जैसे स्टार्च और भी मिसाल दूंगा, दे आर अमरफस, ये अमरफस होते हैं। अच्छा, बाकी जितने हमने देखा ना बेटा, ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये सब क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे आपने देख लिया, जैसे कि ग्लूकोज है, क्रिस्टलाइन होता है। इसी तरह से अगर आप चीनी जो घर पे होती है आपके, शुगर, सक्रोज, ये है ना चीनी जो घर पे सक्रोज, क्रिस्टलाइन होता है।
लेकिन जो ये होता है ना हमारे पास, ये अमरफस होता है। जैसे आटा तो क्रिस्टलाइन नहीं होता, आटा अमरफस होता है। तो जितने भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं अमरफस होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते हैं। आप कभी भी जो है ना वो आटे को पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते हो, हल नहीं होगा, वो लई बन जाएगा, उसके अंदर एक लई बन जाएगा ना, डिजोल्व तो नहीं होगा नमक की तरह, चीनी की तरह तो पानी में हल नहीं हो जाएगा वो। तो ये बेटा जो पॉलीसेकेराइड वाहिद होते हैं इन सारे में से, इन चारों टाइप में से, जो अमरफस होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में हल नहीं होते। जैसे चावल को या आटे को आप पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं कभी भी, सिंपल सी बात है। और दे आल्सो कंटेन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इनमें भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं जिनकी मदद से जुड़कर ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो है ना पॉलीसेकेराइड को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, एनिमल पॉलीसेकेराइड और प्लांट पॉलीसेकेराइड। एनिमल पॉलीसेकेराइड जिसका सोर्स एनिमल हो, जो जानवरों में हो, जो जानवरों से हासिल हो जाए वो एनिमल, जो प्लांट से हासिल हो जाए वो प्लांट पॉलीसेकेराइड। अब एनिमल पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं बेटा, याद रखना है, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन को और क्या कहा जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। एक तो प्लांट स्टार्च होता है जो भी मैंने बता दी, चावल का पानी वगैरह, ये चावल के अलावा आटे में भी होता है। आटे में भी तो स्टार्च होता है ना भाई, जो आपको चक्की आटे में मिलता है, लेकिन फाइन आटा जो होता है उसमें स्टार्च अलग कर देते हैं। वाइट आटा जो होता है उसमें स्टार्च नहीं होता, इसलिए डॉक्टर मना करता है वाइट आटा खाने से। लेकिन मसला है कि पराठा अच्छा उसी का बनता है, पराठा अच्छा बनेगा भाई, वो लाल का बनाओ पराठा तो टूट जाएगा वो। तो अक्सर लोग बोलते हैं नहीं यार वाइट ही सही, कुछ लोग मिक्स करके खाते हैं, आधा चक्की और आधा सफ़ेद, है ना। चोकर बोलते हैं ना उस वक्त उसको, उसका जो चोकर वाला आटा। तो चोकर क्या है भाई, स्टार्च है, प्लांट स्टार्च है। चोकर भूसी जो है ना वो तो वही चीज़ तो है, वो निकाल लेते हैं। 100% निकाल दो तो मैदा बन गया वो ओवरऑल, तो वो और ज़्यादा पेट के लिए ख़राब है। मैदा जो होता है कम खाने को कहा जाता है ना उसको। तो कहने का मकसद एक तो एनिमल स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, एक प्लांट पॉलीसेकेराइड। एनिमल पॉलीसेकेराइड में क्या है, ग्लाइकोजिन, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, ये हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद होता है, लीवर में। लीवर मतलब जिगर या कलेजी जिसको आप कहते हैं। तो ये हमारा जो जिगर है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लीवर है ना बेटा, लीवर में ये स्टोर होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन एक एनिमल पॉलीसेकेराइड है, ये एक पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, एंड स्टोर्स एनर्जी फॉर रेनी डेज। और रेनी डेज के लिए एनर्जी को स्टोर करता है। रेनी डेज का मतलब बारिश के दिनों के लिए नहीं, मुश्किल औकात के लिए, मुश्किल वक्त के लिए। रेनी डेज एक ईडियम इंग्लिश का, इसका मतलब मुश्किल वक्त जब इंसान पर पड़ता है। तो होता क्या है कि मिसाल के तौर पर समटाइम्स क्या होता है, फास्टिंग पीरियड पर होते हैं, फास्टिंग पीरियड पर होते हैं, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है किसी आइसोलेटेड एरिया में आप होते हैं जहाँ पर खाने पीने का कुछ नहीं होता है। तो क्या करता है, आपके जो लीवर है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजिन है ना वो डिकम्पोज होता है और ग्लूकोज में, और फिर क्या करता है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल होती है रमज़ानों में देखने में आती है। रमज़ानों में क्या होता है, रमज़ान में जब रमज़ान के महीने होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको दिन के टाइम पर भूख लगती है, 1 बजे 2 बजे 12 बजे भूख लगेगी आपको यकीनन। एक माहौल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक 12 1 2 बजे भूख लगती है, सही लगती है। और लेकिन जो यही अगर आप शाम के टाइम में देखोगे ना, जब मगरिब से आधा 1 घंटा पहले भूख खत्म हो जाती है, सिर्फ प्यास लगती है। होता है ऐसा, कुछ खाने का दिल ही नहीं करता है, सिर्फ पानी पीने का दिल करता है। क्यों होता है ऐसा? चूंकि खास क्लॉक टाइम गुजरने के बाद लीवर को समझ में आना शुरू हो जाता है कि खा कुछ नहीं रही है बंदा, इसको एनर्जी की कमी हो रही है। तो फौरन से क्या करता है कि लीवर क्या करता है, आपकी बॉडी को ग्लाइकोजन को डिकम्पोज करके वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और आपकी बॉडी की एनर्जी की जरूरियात पूरी कर देता है। तो आपको भूख लगनी खत्म हो जाती है, फिर बस गला सूख रहा होता है ऐसा। ये बेस्ट एग्जाम्पल होती है जो ग्लाइकोजन का एक्शन आप देख सकते हैं। मगरिब की नमाज अजान से आधा 1 घंटा पहले होता है ये, ठीक है। उसके बाद आप पूरी रात कुछ ना खाओ, नहीं खाओ, आपको भूख नहीं लगेगी, और तकरीबन 6 दिन तक की एनर्जी आपको प्रोवाइड कर सकता है लीवर आपका। 6 दिन तक आप कुछ ना खाओ, सिर्फ पानी पीते रहो, आप जिंदा रहो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन का काम होता है बेटा। ग्लाइकोजन क्या है, जो कि हमारे लीवर के अंदर स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, स्टोरेज करता है। ये समझ में आ गई बात? बेसिक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो एनिमल पॉलीसेकेराइड में सबसे एक आपको याद रखना है ग्लाइकोजन, जो लीवर में होता है, और ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जब आप कुछ खा पी नहीं रहे होते। क्लियर है बेटा? हमें ऐसा लगता है कि दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सर्वाइवल मूवीज़ आपने बहुत सारी देखी होंगी। सर्वाइवल मूवीज़ क्या होता है, एक बंदा किसी जगह फंस जाता है जहाँ कुछ नहीं होता है, उसमें वो बंदा हफ्ता महीना गुजार देता है, और वो फिर और कुछ भी नहीं खाता है, फिर भी जिंदा रहता है। सिर्फ पानी वगैरह अगर कहीं से उसको मिल जाता है, वो अपनी बॉडी उसकी बरकरार रहती है, वो जिंदा रहता है। देखा होगा ना, और रियल स्टोरीज होती हैं अक्सर उस पर बनी हुई होती हैं। तो ये गलत बात है कि 1-2 दिन आप नहीं खाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी हाँ ज़रूरी है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये एनिमल, और किस वजह से
ये हमारे लिवर में जो बॉडी एनर्जी स्टोर हो रही है इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेकेराइड, प्लांट पॉलीसेकेराइड। अब प्लांट पॉलीसेकेराइड क्या होगा बेटा? स्टार्च, प्लांट स्टार्च जिसको हम कह सकते हैं। ये किस में होता है? पोटैटो में होता है, आलू में, व्हीट में हो सकता है, गंदुम में मतलब जिससे आटा बन जाए, राइस में हो सकता है, मीन्स चावल में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और चीज़ों में मौजूद होता है। ये इसके मेन सोर्स है, पोटैटो, व्हीट, राइस। अच्छा, एक एक करके सबको बता देता हूँ कि अच्छा ये प्लांट, ये तो स्टार्च के मैंने बता दिया, ये खाने पीने की चीज़ों में होता है हमारी, आलू में है, जिस तरह गंदुम में है, इस तरह से हमारे पास चावल में है। सेलुलोज कहाँ मौजूद होता है? सेलुलोज ये होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो प्लांट होता है, जैसे प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, तो प्लांट सेल में आपको पता है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल में आपको पता है सेल वॉल होता है। तो जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर प्लांट का वही जनरेट करता है। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट में सेलुलोज होता है और यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन पेपर। इसको खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते अक्सर, ये इस्तेमाल होता है कॉटन, कपास बनाने के लिए, कपास के लिए, और साथ में पेपर। पेपर से मुराद लाइक कागज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कागज़ है, जिस कागज़ पे आप लिख रहे हैं, वो असल में सेलुलोज के मिलकर बनी है, घास से बनती है ना वो, एक तरह से सेलुलोज है वो, घास भी, पत्ते वगैरह। इस तरह कॉटन जो होता है, कॉटन के कपड़े होते हैं तो वो भी सेलुलोज होते हैं। तो ये डाइटरी नहीं होता है, इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टार्च को हम डाइट के तौर पे यूज़ करते हैं। सेलुलोज को जब हम लोग क्या करते हैं, उसको अक्सर कॉटन या पेपर बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास प्लांट पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज भी प्लांट से आता है, स्टार्च भी प्लांट से आता है। समझ में आ गई बात? दो टाइप्स, बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं लगी कि सर हमने इंजीनियरिंग किया, सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब एन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब ये आखिरी बात समझते हैं, क्लास को एंड करेंगे फिर, कि क्या कार्बोहाइड्रेट का फ़ायदा है, क्यों खाते हैं इसको, क्यों इनटेक करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई सवाल, एनी क्वेश्चन अभी तक फिलहाल समझ में आ रही है? सारी बातें यहाँ तक कंप्लीट जो चीज़ें बताई हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंस रह गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इनटू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जब हम कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, जैसे स्टार्च, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बात कर रहा था मैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड वेयर इट बर्न्स टू गिव एनर्जी। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह से, हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लाइक स्टार्च यूज़ करते हैं, या फिर हम तो स्टार्च मान लो कि हम रोटी खा रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, ठीक है, तो लिखाई छोड़कर उसको समझें। अगर हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं, अच्छा डाइजेशन जो है ना वो दो तरह से होती है, एक हमारे पास कहलाती है एक्सटर्नल डाइजेशन, एक कहलाती है इंटरनल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन होती है हमारे बकल कैविटी में, माउथ में, ठीक है। माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाती है। जैसे पहले हम उसको च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो ज़्यादा तेज़ी के साथ डाइजेशन होती है, इसलिए हम उसको च्यू करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी के टुकड़े को तकसीम करते हैं अपने दांतों के थ्रू। उससे क्या होता है, उसके बाद फिर माउथ में भी हमारे पास सलाइवा होता है जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और सलाइवा के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होता है अमाइलेज, टाइलिन या अमाइलेज जिसको हम कहते हैं। अमाइलेज का क्या काम होता है कि वो माउथ में ही क्या करता है बेटा, डिकम्पोज करना शुरू कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर। दैट्स वाई रोटी जब हम खाते हैं ना, रोटी को अगर आप चबाते रहो ना, थोड़ी देर के बाद उसका जायका मीठा हो जाता है, तो स्वीट हो जाता है थोड़ी देर में। क्यों? चूँकि वो जो सलाइवा क्या करता है उसको ना, उसको ग्लूकोज में आपके माउथ में ही कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, वो कुछ हद तक हो जाता है। उसके बाद हम उसको घोट लेते हैं, घोटते हैं तो फिर वो पूरा एक एलिमेंट्री कैनल चल रहा होता है ना, मतलब माउथ से लेकर एनस तक पूरा एक एलिमेंट्री कैनल चल रहा है, एक कैनल्स के थ्रू पूरी जो है ना वो आपका फूड मूव करता है। इसमें से पहले जब आप उसको घोटते हो तो एसोफेगस में आता है, एसोफेगस से फिर आकर फिर वो आपके चला जाता है स्टमक में, स्टमक में जाकर फिर रुकता है, फिर स्टमक में डाइजेशन मेन स्टार्ट होती है। स्टमक में बहुत सारे जो है ना वो जूसेस आते हैं ना हमारे पास, बाइल आता है, वहाँ से लीवर से बाइल आ रहा होता है। इसी तरह से इंसुलिन से भी एक एंजाइम हमारे पास आता है, एक हार्मोन आता है। इंसुलिन जो है ना मतलब एक पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज एक ग्लैंड असल में पूरा ना, लबलबा जिसको उर्दू में कहते हैं। पेंक्रियाज इंसुलिन को सेक्रेट करता है, एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है ना वो असल में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है शुगर की ब्लड के अंदर। तो ये पूरी प्योर बायोलॉजी शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फिर इंसुलिन क्या करता है, फिर और ज़्यादा फर्दर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना उनको डिकम्पोज करता है 100% ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर, वो पूरी तरह से ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। फिर वो ग्लूकोज यूनिट्स क्या होते हैं बेटा,
फिर वो आगे जाकर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, ड्यूडिनम कहा जाता है उसको, उसमें एपिथेलियल सेल्स उसके अंदर हमारे पास होते हैं। तो ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, सुना आपने, उसको एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ड्यूडिनम से मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है, आपके खून में पहुँचता है, आरबीसीज में वो पहुँचता है, रेड ब्लड सेल्स में वो पहुँचता है। ऐसे ही होता है ओवरऑल, शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, फिर वो फाइनली लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर फिर वो एक्सक्रीशन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब आपकी जो ब्लड में जब सारा ग्लूकोज पहुँचेगा, तो वहाँ पर आरबीसीज के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पढ़ा होगा आपने उसको 9-10 में। तो वो क्या करता है, फिर वहाँ पर एक खास एक रिएक्शन होता है ब्लड आरबीसीज में जाकर, कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज की कंबशन हो जाती है। जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं, सेल में वो ऑक्सीजन गैस पहुंचती है, और सेल में पहुंचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज जलना शुरू हो जाता है। और आपको पता है जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही हीट एनर्जी है जो आपकी बॉडी को, यही वो एनर्जी है एटीपीज की सूरत में होती है। जो एनर्जी हमारे पास होती है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को वार्म करती है, हमारी बॉडी को बाहर के टेम्परेचर से गर्म रखती है ये। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो क्या एक्सहेल कर देते हैं अपने माउथ के थ्रू, जो बाद में प्रोवर्ट साइड में बन जाता है। ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल हो जाती है। तो कहने का मकसद ये ऐसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी खाना खाते हैं, वॉट एवर जो भी फूड हम इनटेक करते हैं बेटा, तो वो फूड जो है ना, पहले वो हमारे माउथ में, बकल कैविटी में और स्टमक में क्या होता है बेटा, वो ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट होता है। फिर वो ग्लूकोज यूनिट स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से एब्जॉर्ब होकर आपके आरबीसीज में पहुंचती है। फिर आरबीसीज में वहाँ कंबशन होती है, जहाँ पर आपकी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड होती है। इस तरह से पूरा मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन का। स्मॉल में अगर मैं शॉर्ट में करके बताऊँ तो अच्छा, अब क्या होता है इसके बाद, अब ग्लूकोज क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज आता है उसकी खास अमाउंट एक आने चाहिए ना, और वो अमाउंट कितनी होती है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो हमारी बॉडी में होता है, उसको याद रखना है 70 to 110 मिलीग्राम पर 100 डेसीलीटर। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो हमारे ब्लड में होना चाहिए ना, 70 से 110 के बीच में होना चाहिए mg तक। 70 ये ग्लूकोज लेवल कहलाता है। ये ग्लूकोमीटर से उसको चेक भी किया जाता है, ग्लूकोज चेक करने के लिए होता है ना ग्लूकोमीटर, उसमें चेक करते हैं। तो 70 से 110 नॉर्मल इंसान का एक होता है पर 100 डेसीलीटर। तो ये एक यूनिट होती है ग्लूकोज की। हाँ, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए, मान लो कि इंसान का अगर 200 आ जाए या 210 आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, उसके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड कॉजेस, इससे क्या होता है, डायबिटीज, जिसको शुगर एक बीमारी कहते हैं, डायबिटिक मेलिटस भी इसको कहा जाता है। तो डायबिटीज या ज़ियाबतीस शुगर एक बीमारी है, जो कब होती है बेटा, जब ग्लूकोज जो है ना वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है 70 से 110 इस रेंज से ऊपर हो जाता है, 150, 160, 180, तो हम बोलते हैं हाई शुगर लेवल है। देखा होगा आपने, चेक भी किया जाता है, उसको एक निडल होती है, खून का कतरा निकलता है, फिर उसको चेक करते, देखा होगा ना ग्लूकोज चेक किया अगर आपको करना आता है तो, या आपने किसी को करते हुए देखा होगा, वरना अक्सर घरों में करते हैं लोग, बच्चे खुद से मतलब अपने पेरेंट्स का या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है कि वो ग्लूकोज एक बॉडी में ना खास अमाउंट में होना चाहिए। अगर वो बढ़ जाए ना, अच्छा वो बढ़ता है किस वजह से, जब इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करता है। पैंक्रियाज क्या करता है बेटा, इंसुलिन सेक्रेट कर रहा होता है ना, अगर वो इंसुलिन सही तरह से इंसुलिन को सेक्रेट ना करे, हार्मोन सेक्रेट करना कम कर दे या छोड़ दे, बिल्कुल ही कम कर देता है, तो फिर उसको ग्लूकोफेज वगैरह मेडिसिन होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोफेज वगैरह डिफरेंट हमारे पास टैबलेट्स होते हैं। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, पेट पे लगाया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन, देखा होगा आपने। तो वो लगाया जाता है, वो कब लगाया जाता है, जब इंसुलिन बिल्कुल ही जो है वो अगर हमारा पैंक्रियाज पैदा नहीं कर रहा है, तो वो फिर वो चाहे वो शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके आपकी बॉडी के अंदर। ये पता है ना, ये सब बेसिक बातें, इसके डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है आपको, ये हर इंसान को पता होता है, कॉमर्स वाले को भी पता होता है ये बात, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट हर तरफ होते हैं और ये बातें हमें पता होती है। ठीक है, अनयूज्ड ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। अनयूज्ड ग्लूकोज जो होता है, अब जाहिर सी बात है बॉडी में ग्लूकोज गया, जितनी बॉडी को एनर्जी चाहिए वो उसमें कन्वर्ट हो गया। अब जो अनयूज्ड ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ तो ये ग्लाइकोजन में चला जाता है, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं रेनी डेज के लिए, जो मैंने बता दिया आपको। और बॉडी फैट, ये फिर अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी में मोटापा क्रिएट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कार्ब कहा जाता है ना, जब आप किसी मतलब बॉडी बिल्डिंग वगैरह करने जाते हो, क्लब जाते हो ना, तो वहाँ जो ट्रेनर होता है बोलता है कार्ब कम से कम लो, कार्ब नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम यूटिलाइज करना है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब आप ज़्यादा यूटिलाइज करोगे ना, तो वो आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट हो रहा होगा, आपकी बॉडी को फुला रहा होगा। आलू वगैरह जो होता है, पोटैटो जब हम खाते हैं ज़्यादा, तो यही होता है ना भाई, तो चिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें तो मना करते हैं, बोलते हैं ये जहर है, ये क्यों खा रहे हो, क्लब भी जा रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो वो बॉडी फैट क्रिएट करता है आपकी बॉडी में।
तो क्या होता है बेटा कि अनयूज ग्लूकोज जो होता है ना, या तो वो ग्लाइकोजन बन जाता है या फिर बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है जो आपकी बॉडी में। इसलिए जितना आप खाना खा रहे हो ना, उस कैलोरी को बर्न करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक्सेसिव एनर्जी जाहिर सी बात है आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, या भी डायबिटीज़ को भी बढ़ाती है। अच्छा, कुछ फाइबरस कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको फाइबर कहा जाता है, साग वगैरह में हो सकता है, साग में, पालक में, ये सारे जो हमारे पास होते हैं, या फाइबरस फ्रूट्स होते हैं, मैंगो वगैरह में होता है, ठीक है। जो फाइबरस कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, आर नॉट डाइजेस्टेड, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती उसको आराम से, साग को और ये सब चीज़ों को, बट दे आर हेल्पफुल इन बाउल मूवमेंट, लेकिन वो बाउल मूवमेंट में आपके डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। फाइबर, साग वगैरह आपको पता है कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, पत्ते हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल के पास तो वो एंजाइम होता है जिससे उसको डाइजेस्ट कर सके वो, लेकिन हमारे बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जिसकी मदद से हम घास वगैरह इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकें, साग पत्ता वगैरह। लेकिन हम लोग हमारे उसको खाते हैं फिर भी, क्यों? चूँकि वो क्या करता है, हमारी बाउल मूवमेंट जो होती है ना हमारे बॉडी में, तो उससे क्या होता है जो है वो हमारे पास बाउल मूवमेंट में मदद मिलती है और बॉडी को डाइजेशन करने में आसानी होती है खाने को। तो एक तरह से वो फाइबरस कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मुख्तलिफ फाइबरस चीज़ों में मौजूद होता है। फाइबर बोलते हैं ना उसको सिर्फ कि फाइबर खाओ। कॉन्स्टिपेशन में अक्सर ऐसा होता है, फाइबर खाने को कहा जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्स हो गया, तो बोलते हैं भाई फाइबर खाओ, फाइबरस चीज़ें खाओ, तो वो क्या करेगा, बाउल मूवमेंट को दोबारा से बहाल करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। बॉडी हजम नहीं करती आपकी उसको, ना ही आपको उसकी बॉडी में एनर्जी मिलेगी, लेकिन आपका हाजमा सही होगा, कहा जाता है उससे। वो फाइबरस कार्बोहाइड्रेट कहलाता है हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इस्तेमालात थे। बॉडी में एनर्जी आपको दे रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि ग्लाइकोजन की सूरत में क्या एक्शन कर रहा है आपके पास ये, और इसके अलावा आपकी डाइजेशन में भी मदद कर रहा है ये, बाउल मूवमेंट में मदद कर रहा है, ठीक है। बाउल जो मूव करेगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात यहाँ पर जो लिखी है वो भी बता दूँ कि अलग से लिखा हुआ है कि लैक्टोज और सक्रोज के बारे में, तो ये भी बता देता हूँ, आखिरी पॉइंट है बस, इसके बाद एंड हो जाएगा ये। लैक्टोज के क्या बताया था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दो चीज़ों से मिलकर हमारे पास बनता है लैक्टोज। डाइसैकेराइड होता है ये भी एक, इसी लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। लैक्टोजिन यहीं से निकला है, लैक्टोजिन वगैरह हो गया, तो ये हमारे पास लैक्टोज से निकला है, वर्ड से निकला है। तो ये मिल्क शुगर कहलाता है, ये मिल्क में मौजूद होता है, दैट इज लैक्टोज, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है वो लैक्टोज उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी सोर्स होता है जिससे क्या करती है, उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज, इन्फेंट्स के लिए खास तौर पे, ठीक है। तो क्या होता है, दैट्स वाई, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं, ऐसा भी होता है कब समटाइम्स ना कि लैक्टोज, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सूट नहीं कर पाते, उनके लिए डिफरेंट और सप्लीमेंट्स आते हैं ना, मिल्क सप्लीमेंट होता है, लैक्टोज फ्री लिखा होता है उसके ऊपर, अक्सर होता है, मतलब ये चेक करा, इसलिए बच्चे जब पैदा होते हैं ना उनको चेक कराना पड़ता है डिफरेंटली, लैक्टोजिन है, लैक्टोज होता है, तो भी डिफरेंट और होता है, लैक्टोज फ्री होते, थोड़े महंगे आते हैं, तो वो फिर उसको यूज़ कराया जाता है। तो ये इन्फेंट्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है लैक्टोज, इसको हम कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहलाता है, MCQ के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है, लास्ट है सक्रोज। सक्रोज क्या होता है, ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेबल शुगर। जैसे NaCl को बोलते हैं टेबल सॉल्ट, चूँकि हमारे मेज़ पर रखा होता है वो खाने की, इसी तरह से क्या होता है टेबल शुगर, चूँकि चाय के मेज़ पर रखा होता है ये टेबल शुगर है ये, या इसको केन शुगर भी कहते हैं, चूँकि कहाँ से हासिल होता है, शुगर केन से, गन्ने से मिलता है सक्रोज, आप सब जानते हैं। एक्सेस अमाउंट, अगर चीनी तो कोई इतनी गलत चीज़ है, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसके एक्सेस अमाउंट ऑफ सक्रोज इन अवर डाइट क्या करेगा, कैन लीड टू गम डिजीज, मसूड़े, गम कहते हैं मसूड़ों की बीमारियों का सबब बन सकते हैं, सच एज प्लेग फॉर्मेशन, जैसे कि प्लेग फॉर्मेशन है। प्लेग किसे कहते हैं, दांत का पीलापन जो होता है, दांतों में ना प्लेग आ जाता है ना, दांतों में पीलापन आ जाता है, तो वो किस वजह से आता है, सक्रोज की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से। एंड इवन टूथ डिके, यहाँ तक कि दांत भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अक्सर छोटे बच्चे जब ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं उनको मना करते हैं, इतनी टॉफ़ी मत खाओ, दांत ख़राब हो जाएगा, चॉकलेट मत खाओ, दांत ख़राब हो जाएगा, चूँकि उसके अंदर सक्रोज होता है बहुत ज़्यादा। और रात के वक्त भी खाने से मना किया जाता है, और कहा जाता है रात के वक्त मीठा आप खाएं तो उसको दांत को लाजमी ब्रश करें, क्योंकि अगर सक्रोज आपके टीथ में रह जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, प्लेग फॉर्मेशन करेगा, दांत का पीलापन होगा, दांत पीले होंगे, और साथ में टूट डी के दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, या वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। दैट्स ये सक्रोज का नुकसान हो सकता है अगर इसके एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया जाए। चीनी जो होती है नॉर्मली घर की, पता है ना सबको ये बात, तो मसला यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।